हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो में हम जो है बहुत इंटरेस्टिंग स्पेशल सिचुएशन वाली कंपनी के बारे में जो है बात करेंगे, जहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है प्ले आउट हो रही है। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो इस कंपनी के अंदर एस इन्वेस्टर आपके मोनिश पुबरो इन्वेस्टेड है। इसके साथ साथ अबैकस फंड वाले भी जो है कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है। और यहाँ पे इस कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो FII और DII की जो होल्डिंग है वो जो है कॉन्स्टेंटली जो है ग्रो होते हुए देखने मिली और अच्छे इन्वेस्टर जो है इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है। अब इस कंपनी के अंदर ऐसा क्या हो रहा है और क्या वैल्यू अनलॉकिंग जो है हमें इस कंपनी के अंदर हो सकती है, वो सारी चीजें जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी तक जो है आपने कंपनी का नाम गैस ही कर लिया होगा। कंपनी का नाम है एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और आप लोगों को पता ही होगा कि एडलवाइस ने जो है अपना फाइनेंशियल दैट इज कैपिटल मार्केट वाला जो डिवीजन दैट इज नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट, वो जो है पहले एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में ही आता था। और जब से एडलवाइस ने आपके नुआमा का जो है डीमर्ज किया है, तब से नुआमा को अगर आप देखोगे तो नुआमा ने मैसिव वेल्थ जो है अपने शेयर होल्डर्स को जो है जनरेट कर दी है। तो यहाँ पे कंपनी जो है अपने जो दूसरे एंटिटीज है उन्हें भी डीमर्ज करने को प्लान कर रही है या फिर सेपरेटली लिस्ट करने को प्लान कर रही है। तो क्या इंटरेस्टिंग चीजें जो है हमें एज इन्वेस्टर कंपनी के अंदर देखने मिल सकती है और क्या चीजें हमें कंपनी के अंदर ट्रैक करनी है, सारी चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे। अब इसके पहले हम आगे बढ़े, आप लोगों के लिए मेजर अनाउंसमेंट है कि जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास का प्राइस जो है 3499 से 4999 होने वाला है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास का प्राइस 1499 से 1999 होने वाला है ऑन 31 दिसंबर। तो इसके पहले दोनों का प्राइस इंक्रीज हो जाए, दोनों के लिए जो है जल्द से जल्द जो है रजिस्टर कर लेना। कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक है। एक बार प्राइस इंक्रीज हो जाता है ऑन 31 दिसंबर तो मैं जो है आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो है राइट टाइम है जब आप मार्केट के अंदर मैक्सिमम कंपनीज को रीड कर सकते हो, आपके लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो, क्योंकि बहुत सी अच्छी हाई ग्रोथ कंपनीज जो है अभी डिसेंट वैल्यूएशन पे अवेलेबल बनकर आती है। तो आपका काम है एज इन्वेस्टर कि आपको इन कंपनीज को रीड करना है। दोनों मास्टर क्लास ले लो, पूरा स्किल सेट बना लो मार्केट के अंदर, और फिर आप भी जो है एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन सकते हो और कमिंग बुल मार्केट का जो है आपको मैक्सिमम यूज करना है। तो अब हम बात करते हैं एडलवाइस के बारे में। तो एडलवाइस के केस में अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा डिविजन है। जो कंपनी का पहला डिवीजन है ना वो है इनका अल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट वाला डिवीजन, जहां पे कंपनी अगर आप देखोगे तो आपके अल्टरनेटिव एसेट्स के अंदर डील करती है। अब क्या अल्टरनेटिव एसेट्स होते हैं, जैसे कि इनविट्स हो गई, रीट्स हो जाते, फिर इसके बाद कंपनी आपके रोड्स के अंदर इन्वेस्ट करती है तो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं। तो ये सारे सेगमेंट्स के अंदर, जैसे कि कोई पावर प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसके अंदर कंपनी इन्वेस्ट कर देगी, या कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आ रहा है वहां पे कंपनी इन्वेस्ट कर देगी। तो ये सारी चीजें अगेन एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम आपका इक्विटी और डेट, ये सारे सेगमेंट्स के अंदर जो है कंपनी अपने अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट वाले डिवीजन के अंदर जो है डील करती है। अब अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट के अंदर से अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर जो है हमें अच्छा खासा पैड देखने मिल रहा है कंपनी के केस में। तो इन्होंने H1 के अंदर 125 करोड़ का पैड बनाया। जब मैं इनके सेकेंड डिवीजन की बात करता हूं तो वो इनका म्यूचुअल फंड वाला डिवीजन आ जाता है, जहां पे अगेन कंपनी आपके दो कैटेगरी के अंदर काम करती है, इक्विटी और डेट। अब इक्विटी के अंदर अगर आप देखोगे तो कभी भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी को पूछ लेना, उनके मार्जिन्स ऑलवेज हायर होते हैं। तो ये हमें एएमसी कंपनीज के अंदर, जब मैं HDFC एएमसी की बात करूं, ICICI एएमसी की बात करूं, फिर इसके साथ साथ आपके निप्पॉन एएमसी की बात करूं, तो हर एएमसी कंपनी के अंदर एक ही चीज होती है कि आपके इक्विटी AUM के अंदर आप हायर मार्जिन कमा सकते हो। तो जैसे आपका इक्विटी AUM का शेयर इंक्रीज होगा, उस तरीके से आपके जो मार्जिन है एज AMC कंपनी वो हमें बेटर होते हुए देखने मिलेगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बेटर होते हुए देखने मिलेगी। और इसके साथ साथ कंपनी अगेन आपके डेट AUM के अंदर भी जो है काम करती है। तो यहां से कंपनी ने H1 के अंदर 41 करोड़ का पैड बनाया। जो थर्ड डिवीजन बनकर आता है कंपनी का वो इनका ARC वाला डिवीजन है। तो आपका ARC वाला डिवीजन बहुत यूनिक डिवीजन है, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक के खराब लोन्स हो जाते हैं, NPAs हो जाते हैं, वो ये सारे NPAs जो है आपकी ARC कंपनी को सेल कर देते हैं। और ARC कंपनी का काम होता है कि ये सारे NPAs को जो है वो कलेक्ट करे और वहां से पैसा बनाए। तो ARC डिवीजन से जो है हमें अच्छा खासा पैट कंट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है, क्योंकि एज ऑफ नाउ जब मैं क्रेडिट साइकिल देखूं तो वो खराब चल रही है। बहुत सारे NPAs जो है हमें पिछले एक साल के केस में देखने मिले। MFI इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा एसेट क्वालिटी पूरी खराब हो गई थी, और ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एसेट क्वालिटी में हमें स्ट्रेस देखने मिल रहा था। FY25 की बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने 177 करोड़ के आसपास का पैड बनाया। अगेन जब आपका इकोनॉमी अच्छा करेगा तब ये पैसा नहीं बनाएगा, जब इकोनॉमी खराब करेगा तब ये डिवीजन पैसा बनाएगा। तो ये डिवीजन जो है ना आपका एंटी साइक्लिकल डिवीजन बन जाता है।
एनबीएफसी डिवीजन की बात करूं तो अगेन पहले ये लोग होलसेल लेंडिंग करते थे, अब ये इनका होलसेल लेंडिंग के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा ब्लंडर्स किए थे 2017-18 के टाइम पे। तो यहाँ पे पहले ये लोग कैपिटल मार्केट्स के अंदर ज्यादा थे, दैट इज इनका नुआमा वाला डिवीजन। उससे डाइवर्सिफाई करने के लिए ये लोग आपके एनबीएफसी के अंदर गए, एनबीएफसी के अंदर भी इन्होंने होलसेल के अंदर ब्लेंडर किया। तो अब इनका मेन फोकस आपके एसएमई लोन्स के ऊपर है, आपके रिटेल लोन्स के ऊपर है। होलसेल लेंडिंग से ये कंप्लीटली अपनी लोन बुक रिड्यूस कर रहे। तो ये इनका सबसे खराब वाला डिवीजन है जहां पे इन्होंने 10 करोड़ का पैड बनाया। हाउसिंग फाइनेंस वाले डिवीजन पे भी कंपनी फोकस कर रही है जहां पे इन्होंने 9 करोड़ का पैड बनाया। जनरल इंश्योरेंस के अंदर और लाइफ इंश्योरेंस के अगर आप देखोगे तो ये दोनों डिवीजन के अंदर जो है कंपनी जो है अभी भी लॉस बनाती है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो हमें पैट के अंदर जो है ना 6 मंथ्स के अंदर H1 के अंदर हमें 25% की ग्रोथ देखने मिली पैट के अंदर, जो कि हेल्दी है। अल्टरनेटिव एसेट वाले डिवीजन के अंदर हमें 14% की ग्रोथ देखने मिली। म्यूचुअल फंड के इक्विटी AUM के अंदर जो है हमें 30% के आसपास की जो है ग्रोथ देखने मिली है, जो कि अगेन बहुत हेल्दी बनकर आता है कंसिडरिंग जो मार्केट एनवायरनमेंट जो है हमें देखने मिल रहा है पिछले कुछ टाइम से। अगेन ये सारे बिजनेसेस को जो है आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो, डिफरेंट सेक्टर के बिजनेसेस को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो, ये सारी चीजें बहुत डिटेल के अंदर मैंने आप लोगों के साथ 0 to हीरो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है। तो अगर आपको कोई भी सेक्टर एनालाइज करना है ना, कोई भी चीज एनालाइज करनी है मार्केट के अंदर, तो आपको 0 to हीरो लेना है। इसके बाद जो है आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन जाओगे। तो इसका लिंक जो है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर है। 31 दिसंबर को जो है प्राइस 3499 से 4999 हो रहा है, तो उसके पहले ले लेना। अब यहाँ पे अगेन अगर हम बात करें तो कंपनी क्या कर रही है, अपना डेट रिड्यूस करने पे भी फोकस कर रही है। तो इनका डेट अगर आप देखोगे तो अगेन इन्होंने 17% से जो है रिड्यूस किया है। YOY लेवल पे देखोगे स्टिल कंपनी के केस में जो है इनके पास अच्छा खासा डेट पड़ा हुआ है अभी भी। तो 18-19,000 करोड़ का डेट कंपनी के पास अभी भी पड़ा हुआ है। इनके जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो अगेन 31% से जो है हमें ग्रो करते हुए देखने मिले। तो यहां से पैड ग्रोथ अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो पैड ग्रोथ आ रही है ना कंपनी के केस में, जो बेस्ट डिवीजन है इनके, वो है इनका अल्टरनेटिव एसेट वाला डिवीजन, ARC वाला डिवीजन और म्यूचुअल फंड वाला डिवीजन। लेकिन अगेन ARC वाला जो डिवीजन है वो बहुत लंपी होता है। तो जब आपकी इकोनॉमी अच्छा करेगी तब तो यहाँ से हमें कोई पैट कंट्रीब्यूशन जो है देखने नहीं मिलेगा। तो अगले 2-3 साल तक आई डोंट थिंक कि ये वाला डिवीजन जो है अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि RBI क्या कर रहा है, आपके रेट कट्स कर रहा है, आपकी क्रेडिट साइकिल को इंक्रीज कर रहा है, क्रेडिट साइकिल बेटर होते जाएगी। तो अगेन ARC डिवीजन 2-3 सालों तक तो अच्छा नहीं करेगा। तो ये अगेन आपको इंडिपेंडेंटली देखना पड़ेगा। अगर आप अगेन बैंकिंग कंपनीज को ट्रैक करते हो तो आपको ये सारी चीजें जो है पता होगी। अब इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अगेन क्या किया है, अपने अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट वाले डिवीजन के अंदर इन्होंने एक एनर्जी ट्रांजिशन फंड लॉन्च किया है। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्होंने अल्टिया SIF लॉन्च किया हुआ है। तो ये आपका SIF और आपके दूसरे फंड्स के अंदर जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो इसको आपको नॉर्मल फंड मत समझना। और ये आपके SIF जो है ना कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल फंड्स। ARC के केस में अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे भी जो है रिकवरी अच्छी खासी देखने मिली है इस क्वार्टर के अंदर। अब जब मैं जनरल इंश्योरेंस की बात करूं तो यहाँ पे हमें प्रीमियम ग्रो होते हुए देखने मिले आपके 7% से, लॉसेस हमें यहाँ पे रिड्यूस होते हुए देखने मिल रहे हैं। और लाइफ इंश्योरेंस वाले डिवीजन के केस में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी जो इंश्योरेंस डिवीजन के लॉसेस है हमें कंटिन्यूसली फॉलो होते हुए देखने मिल रहे हैं। फिर इसके साथ साथ डेट के केस में अगर आप देखोगे तो पिछले साल आपका सितंबर 2024 में डेट था, आपका नेट डेट की मैं बात कर रहा हूँ 13,580 करोड़, अभी ये जो है 11,330 करोड़ के आसपास जो है हो चुका है। तो यहाँ पे अगेन मैं नेट डेट की बात कर रहा हूँ। कस्टमर रीच अगर आप देखोगे तो हमें जो है 30% की जो है ग्रोथ देखने मिली है। म्यूचुअल फंड फोलियोज के अंदर जो है हमें 49% की ग्रोथ देखने मिली है, जो कि अगेन हेल्दी है। और इंश्योरेंस कस्टमर्स के अंदर भी हमें 35% का ग्रोथ देखने मिला है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो और क्या क्या चीजें चल रही है कंपनी के अंदर इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी की कुछ प्रायोरिटीज बनकर आती है, जो कि हम बोल सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है कंपनी के अंदर टर्न अराउंड चल रही है। पहली चीज ये है कि इन्हें अपने सारे डिवीजन से जो है प्रॉफिट बेटर करने, जो लॉस मेकिंग डिवीजन है वहां से इनका जो शेयर है वो रिड्यूस करते जाना है लॉसेस का। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है हमें कंपनी के केस में अगेन बेटर होते हुए देखने मिल रही है। जहां सितंबर 2023 से सितंबर 2025 के बीच में अगर आप देखोगे तो इनके पैट के अंदर जो है हमें 24% CAGR की जो है ग्रोथ देखने मिली है। जब मैं लाइफ इंश्योरेंस वाले डिवीजन की बात करूं, दोनों इंश्योरेंस वाले डिवीजन की, तो वहां पे जो लॉसेस है ना हमें 55% से जो है रिड्यूस होते हुए देखने मिले। तो यहाँ पे आपका 124 करोड़ का लॉस किया था इन्होंने सितंबर 24 में जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को लेके। इस साल इन्होंने सिर्फ 72 करोड़ का लॉस किया है, तो वो हमें रिड्यूस होते हुए देखने मिल रहा है।
तीसरी चीज, इनको डेट रिड्यूस करना है, वो लोग जो है ये लोग अगेन कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं। और यहाँ पे कंपनी के केस में अगर आप देखोगे तो डिविडेंड्स अगेन ये लोग जो है प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये लोग कैश इनफ्लोस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके बिजनेसेस के थ्रू जो है ये लोग स्टेक सेल करेंगे, फिर इसके बाद आपके डिविडेंड आएंगे इनके बाकी बिजनेसेस के थ्रू। और यहाँ पे इनकी करंट प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो कुछ 3000 करोड़ के आसपास की है। तो यहाँ पे कंपनी जो है अच्छा खासा कैश फ्लो एक्सपेक्ट कर रही है। अब इनके अल्टरनेटिव एसेट वाले डिवीजन की बात करूं तो उसका कंपनी जो है आईपी, आप जो है किस तरीके से जो है मार्केट के अंदर मेगा ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि एआई के वजह से अगर आप देखोगे तो डेटा जो है ना एक कमोडिटी हो चुकी है। लेकिन कॉन कॉल को पढ़कर हम किस तरीके से हमारे दिमाग के अंदर डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें कंपनी के रिजल्ट्स इंटरप्रेट करने चाहिए, किस तरीके से जो है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को अगर आप देखोगे तो रिजल्ट किसी भी कंपनी के, किसी भी इंडस्ट्री के किस तरीके से देखते वो ही नहीं आता है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आप जो है यहाँ पे एआई को यूज करना सीखोगे। आप सीखोगे कि किस तरीके से आप जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर, आप इक्विटी रिसर्च के अंदर एआई यूज कर सकते हो और आपका टाइम सेव कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है मैंने आपको सिखाया कि क्या चीजें जो है आपको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ट्रैक करनी चाहिए, जहां पे मैंने आपको एक स्टॉक मार्केट चेकलिस्ट दी है और इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट दी हुई है। तो यहां पे आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर, जैसे कि कैपिटल गुड्स के अंदर हमें कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हमें कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, ईपीसी कंपनीज के अंदर कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, जब कैपिटल मार्केट कंपनीज की बात करें तो वहां पे हमें कुछ और ट्रैक करना पड़ता है। और इस तरीके से डिफरेंट सेक्टर के अंदर हमें डिफरेंट चीजें ट्रैक करनी होती है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने बहुत डिटेल के अंदर जो है जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आपको जो वैल्यू मिलती है ना बॉस, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वो जो है 100x ज्यादा है जो आप प्राइस पे कर रहे हो। तो प्राइस कुछ नहीं है, सिर्फ 3499 जो है मैंने इसका प्राइस रखा हुआ है। और इसके अंदर आप सीखते हो कि किस तरीके से जो है प्रैक्टिकली वैल्यूएशन कर सकते हो, किस तरीके से जो है मैं स्टॉक स्क्रीन करता हूं, किस तरीके से मैं अपना टेक्नो फंडा अप्रोच यूज करता हूं जहां पे मैं टेक्निकल्स को यूज कर जो है स्टॉक स्क्रीन करता हूं, और किस तरीके से फंडामेंटली जो है इन कंपनीज के अंदर कैटलिस्ट ढूंढता हूं, और इसके बाद मैं मार्केट के अंदर किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूं। अगर आपको पता होगा तो मैं 600 प्लस कंपनीज ट्रैक करता हूं, और जीरो टू हीरो के अंदर मैंने जो है, अगर आप देख रहे हो तो ओवर 500 प्लस कंपनीज जो है डिस्कस कर रखी है। तो यहाँ पे अगेन आपको जो है इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल भी समझ जाएगा। फिर इसके बाद जब मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास की बात करूं तो इसका लेंथ अगर आप देखोगे तो 10 आवर्स के आसपास है। जीरो टू हीरो का जो है आपको 20 आवर्स के आसपास देखने मिलेगा। जीरो टू हीरो आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आप इक्विटी रिसर्च कर सकते हो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको ये सिखाएगा कि किस तरीके से जो है ना आप आपका खुद का पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो। तो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आप सीखोगे कि किस बेसिस पे जो है हमें किसी भी स्टॉक के अंदर ऐड करना चाहिए, किस बेसिस पे जो है हमें किसी भी स्टॉक के अंदर जो है अपनी पोजीशन कट करनी चाहिए। जहां पे मैंने आपको मेरा जो है करंट पोर्टफोलियो दिखाया हुआ है, और यहां पे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है कि क्या बेसिस पे मैंने किसी भी कंपनी के अंदर ऐड किया, या क्या बेसिस पे जो है मैंने किसी भी स्टॉक से जो है अपनी पोजीशन रिड्यूस की। तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत डिटेल के अंदर मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है। और इसके बाद मैं आपको यह बात बता सकता हूं कि आप कभी भी जो है ना किसी भी स्टॉक के अंदर जो है फंसोगे नहीं, क्योंकि दोनों मास्टर क्लास के अंदर जो है मैंने आपको सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सिखाई हुई है। और दोनों मास्टर क्लास की अगर आप रिकॉर्डिंग्स देखोगे तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। फिर यहां पे दोनों मास्टर क्लास का प्राइस कुछ भी नहीं है। जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास का प्राइस देखोगे तो इसका प्राइस जो है सिर्फ 1499 है। तो आप इमेजिन करो कि सिर्फ 5000 रुपीज में अगर आप दोनों को ले लेते हो, दोनों का लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, सिर्फ 5000 रुपीज में आप जो है स्टॉक मार्केट के अंदर एक लाइफ लॉन्ग स्किल सेट बिल्ड कर सकते हो। इसके बाद से आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये स्टॉक के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, इस स्टॉक कंपनी के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है। ना आपको बकवास कोर्सेस खरीदने की जरूरत है, वो बकवास इन्फ्लुएंसर्स के। आपको जो है बस ये दोनों मास्टर क्लास करनी है। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसके बाद आपको कोई कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो है सिर्फ जाकर आप सीधा कंपनी ट्रैक कर सकते हो, और आपको पता रहेगा कि आपको आपके पोर्टफोलियो के अंदर कब पोजीशन ऐड करनी है, कब कट करनी है। इसके साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर मैंने जो है आपके साथ डिफरेंट सेक्टर्स की जो है अपॉर्चुनिटीज डिस्कस की है। तो 600 कंपनीज में ट्रैक करता हूं ना, उसमें हर एक सेक्टर के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है, वो सारी चीजें जो है मैंने डिस्कस की है। तो अभी Q1 Q2 के नंबर्स जो भी आए उन बेसिस पे जो है हम लोगों ने सारी अपॉर्चुनिटीज डिस्कस की है। और ये भी बात किया है कि अगले Q3 Q4 के केस में अगर आप देखोगे, या अगले बुल रन में जो है मुझे कौन सी कंपनीज, कौन से स्टॉक्स जो है अच्छे लग रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं क्या बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो के अंदर पोजीशन ऐड करूंगा या कट करूंगा। तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि ये दोनों मास्टर क्लास देखने के बाद आपका लेवल और मेरा लेवल जो है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज सेम हो जाएगा, और आपको जो है कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों का लिंक जो है ना मैं नीचे कमेंट करने वाला है। तो ये आईपीओ एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल 2026 के आसपास आएगा।
जब से कंपनी के केस में अगर आप देखोगे तो नुआमा का आईपीओ आया था, तो उसने भी आपके एडलवाइस के शेयर होल्डर्स को जो है मैसिव वेल्थ जनरेट कर दिया अगर आप देखोगे तो। और यहाँ पे अगर अल्टरनेटिव एसेट्स वाले डिवीजन का भी अगर आईपीओ सही से प्ले आउट हो जाता है, तब अगेन कंपनी के लिए जो है वैल्यू अनलॉकिंग जो है हमें होते हुए देखने मिल सकते हैं। और इनका अल्टरनेटिव एसेट वाला बिजनेस भी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा सॉलिड है। तो ये अप्रैल 2026 के आसपास आने वाला है, ये चीज़ आपको जो है इंडिपेंडेंटली ट्रैक करनी है कंपनी के केस में। अब जब मैं अल्टरनेटिव डिवीजन की बात करूं, तो ये दो डिवीजन के अंदर काम करती है कंपनी। एक है आपका रियल एसेट, जैसे हमने बात किया, आपका इंफ्रा, कमर्शियल रियल एसेट, आपका एनर्जी ट्रांजिशन फंड और इनविट्स। प्राइवेट क्रेडिट के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लोग आपके परफॉर्मिंग क्रेडिट, स्पेशल सिचुएशंस के अंदर और कोर क्रेडिट के अंदर जो है इन्वेस्ट करते। तो यहाँ पे अबाउट 56% ऑफ इनका एयूएम जो है इंडिया से, नॉर्थ अमेरिका से 22% के आसपास बनकर आता है, यूरोप के अंदर 17 है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 5% के आसपास का जो है बनकर आता है। तो ये चीज़ जो है बहुत इंटरेस्टिंग बनकर आती है। इनका एयूएम अगर आप देखोगे तो हमें 21% का सीएजीआर देखने मिला है 2021 से, और पैट के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें 68% का सीएजीआर का ग्रोथ देखने मिला है, जब मैं अल्टरनेटिव डिवीजन के पैट की बात करूं। अब इसके साथ साथ यहाँ पे जो है इन्होंने और क्या किया हुआ है, अभी मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनका जब आप म्यूचुअल फंड वाला डिवीजन देखोगे तो वहां पे वेस्ट ब्रिज नाम की एक कंपनी ने जो है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है। तो इनके म्यूचुअल फंड वाले डिवीजन के अंदर अगर आप देखोगे तो इन्होंने इनका जो 15% का स्टेक है ना, वो सेल आउट कर दिया है 450 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे इनको बिजनेस कितना मिला है उसके पैट के लिए, तो यहाँ पे 57 का पी मल्टीपल जो है असाइन किया गया है कंपनी को ये ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये मल्टीपल भी जो है कंपनी को अगेन हेल्दी मिला है, और ये भी इन्होंने स्टेक सेल किया है। तो यहाँ पे भी जो है हमें वैल्यू अनलॉकिंग होते हुए जो है एडलवाइस के केस में देखने मिल सकती है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो और क्या हो रहा है कंपनी के केस में, तो ओवरऑल इन्होंने फंड रेज भी किए हुए 6 मंथ्स के केस में। तो इनके फंड रेज जो है हमें 3x से जो है इंक्रीज होते हुए देखने मिले YOY लेवल पे। अल्टरनेटिव एसेट वाले डिवीजन के अंदर अगर आप देखोगे तो अगेन 14% से जो है हमें AUM ग्रो करता हुआ देखने मिला है। अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंफ्रा एंड रियल एसेट फंड जो है इन्होंने अनाउंस किया हुआ है, तो यहाँ पे इन्होंने 1700 करोड़ के आसपास का AUM गैदर किया हुआ है। तो ओवरऑल ये वाला डिवीजन जो है ना, ओवरऑल सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है। और आप जब SOTP वैल्यूएशन करते हो तो नुआमा के केस में आप देखो, नुआमा को मार्केट 20 का PE देता है। तो आप जब SOTP कर रहे हो ना, तो आप अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट वाला जो इनका पैट है उसको 30 का PE देकर जो है सेपरेटली वैल्यू कर सकते हो, और देख सकते हो कि किस तरीके से जो है वैल्यूएशन आती है कंपनी की। अगेन वैल्यूएशन वगैरह मैंने 0 to हीरो के अंदर डिटेल में आप लोगों को समझाया हुआ है। जब हम म्यूचुअल फंड वाले बिजनेस की बात करें तो इनका मैक्सिमम AUM कहाँ से है, आपका इक्विटी और डेट से। टोटल AUM इनका 1,54,000 करोड़ के आसपास का बनकर आता है, जिसमें से इक्विटी AUM जो है 77,000 के आसपास का है। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमने ओवरऑल 30% की ग्रोथ देखने मिली है। SIP बुक अगर आप देखोगे कंपनी की तो हमें 57% से ग्रो होते हुए देखने मिली है, और ओवरऑल नंबर ऑफ फोलियोज के अंदर भी हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिला है। तो ऑब्वियसली आप जब वैल्यूएशन कर रहे हो ये वाले डिवीजन की, तो आपको एक चीज देखनी है कि आपके जो इक्विटी AUM है, अगेन SOTP वैल्यूएशन आप किस तरीके से कर सकते हो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इक्विटी AUM को आप 3% ऑफ द AUM का वैल्यू दे देना, और डेट AUM को आप 1.5% के आसपास का जो है वैल्यू कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस वाले डिवीजन को जो है कंपनी को वैल्यू कर सकते हो। ARC वाला डिवीजन अगेन साइक्लिकल डिवीजन है, तो आपको इस चीज का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। NBFC वाले डिवीजन के अंदर भी जो है कंपनी स्केल कर रही है, तो यहाँ पे भी जो है हमें ग्रोथ देखने मिल रही है। लेकिन एसेट क्वालिटी अगर आप देखोगे तो जैसे हमें पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर देखने मिल रहा था, एसेट क्वालिटी पिछले साल से जो है हमें इस बार जो है खराब होते हुए देखने मिली है। लेकिन स्टिल AUM के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें जो है डी ग्रोथ देखने मिली है, डिसबर्समेंट्स के अंदर जो है डी ग्रोथ देखने मिली है, और पैट के अंदर अगर आप देखोगे तो डी ग्रोथ देखने मिली है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं MSME लेंडिंग के अंदर है, को लेंडिंग मॉडल्स के अंदर ये लोग लेंड करते। तो IDFC फर्स्ट बैंक वगैरह के साथ भी जो है ये लोग लेंड करते। तो अब आप को लेंडिंग करते हो, ओवरऑल को लेंडिंग के अंदर भी जो है एसेट क्वालिटी बहुत खराब हुई है इस साल के अंदर। MSME के अंदर भी हमें स्ट्रेस जो है इंक्रीज होता हुआ देखने मिला है, तो इस रीजन से ये वाला डिवीजन इंपैक्ट होते हुए देखने मिलता है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि इनकी जो होलसेल बुक थी ना, 9,500 करोड़ के आसपास की थी सितंबर 2022 में, वहां से बुक जो है 2,400 करोड़ के आसपास आ गई है। और पिछले कुछ सालों से अगर आप देखोगे तो ये बुक जो है हमें बहुत ज्यादा फास्ट पेस पे जो है रिड्यूस होते हुए देखने मिल रही है। हाउसिंग फाइनेंस के अंदर अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ पे जो है डिसबर्समेंट्स हमें 2x से इंक्रीज होते हुए देखने मिले YOY लेवल पे। AUM के अंदर 15% की ग्रोथ देखने मिली है, जो कि मैं बोलता हूँ हेल्दी है।
अब इसको अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो अगेन आवास वगैरह के अंदर भी अगर आप देखोगे तो 15% की ग्रोथ है, लेकिन स्टिल मैं फास्टर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि इनका एयूएम छोटा है और आपकी बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसे बड़े एयूएम वाली कंपनीज ही जो है 20% के आसपास ग्रो कर रही है और इंडिया शेल्टर जैसी कंपनीज तो कंप्लीटली आउटपेस कर रही है। तो यहाँ पे एसओटीपी वैल्यूएशन के लिए आप क्या प्राइस टू बुक देते हो, तो मुझे लगता है 1.5x के ऊपर जो है कंपनी को नहीं देना चाहिए, मैक्सिमम आप 2x दे सकते हो, उसके ऊपर तो कोई सेंस नहीं बनाता इस बिजनेस को वैल्यू करके। जनरल इंश्योरेंस के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू के थ्रू जो है वैल्यूएशन करनी चाहिए, क्योंकि अगेन आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर एम्बेडेड वैल्यू ट्रैक करना होता है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से वैल्यू करना है। यहाँ पे लॉसेस रिड्यूस हो रहे हैं क्या, ये चीजें जो है आपको ट्रैक करनी है बिजनेस के अंदर, तो ये आपको जो है इंडिपेंडेंटली देखना है कंपनी के अंदर। अब इसके साथ साथ हमें मैसिवली आपके एडेलवाइज के अंदर जो है वैल्यू अनलॉकिंग होते हुए देखने मिल सकती है। ट्रिगर्स क्या है, वो सारी चीजें जो हमने डिस्कस की। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, आपके कुछ डिवीजन को ये लोग सेल कर देंगे, कुछ डिवीजन को ये लोग स्पिन ऑफ कर देंगे और कुछ डिवीजन को जो है ये लोग लिस्ट करा देंगे, जैसे कि अल्टरनेटिव एसेट्स वाला जो डिवीजन है ये लोग सेपरेटली लिस्ट करने वाले। तो ये सारी चीजें जो है कंपनी के केस में हो रही है। तो इसका डीआरएचपी जो है इन्होंने दिसंबर 2024 में फाइल किया था, Q1 FY27 में हमें लिस्टिंग होते हुए देखने मिल सकती है। म्यूचुअल फंड के अंदर अगेन इन्होंने वेस्ट ब्रिज को 15% का स्टेक बेच दिया है। एआरसी के अंदर अगर आप देखोगे तो जब आपके एनपीए की जो नेक्स्ट साइकिल आएगी रिवाइवल की, तब हमें अगले 3 से 4 साल बाद जो है यहाँ पे पैड ग्रोथ बहुत सॉलिड देखने मिलेगी। तो तब मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि इस बिजनेस को लेकर इन्हें क्या करना है। अब एआरसी वाला बिजनेस मुझे जेएम फाइनेंशियल क्या याद आता है, तो जेएम फाइनेंशियल क्या कर रहा है, अपने एआरसी वाला बिजनेस और होलसेल लेंडिंग वाला बिजनेस रिड्यूस कर रहा है। वही सेम चीज जो है हमें एडेलवाइज के केस में देखने मिल रही है, लेकिन आपका जेएम फाइनेंशियल उसी एंटिटी के अंदर जो है आपके कैपिटल मार्केट वाले डिविजन्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो ज्यादा फोकस कर रहा है। तो जेएम फाइनेंशियल के केस में भी हमें ये सेम स्टोरी जो है प्ले आउट होते हुए देखने मिल रही है। तो एडेलवाइज और जेएम फाइनेंशियल जो है इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकता है अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्ले आउट करना है। तो यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल क्या कर रहा है, आपके लो आरओई बिजनेस से हाई आरओई बिजनेस की तरफ जा रहा है, मतलब आपके बकवास बिजनेस से अच्छे बिजनेस की तरफ जा रहा है। क्योंकि जब आप कैपिटल मार्केट वाले डिवीजन की बात करते हो, एसेट मैनेजमेंट वाले डिवीजन की बात करते हो, तो इन सारे डिविजन के अंदर हमें आगे जाकर सॉलिड ग्रोथ देखने मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप कंपैरेटिवली हाई आरओसी बना सकते हो अगर आप इनका एनबीएफसी का बिजनेस देखोगे। तो जेएम वाले भी क्या कर रहे हैं, इनका जो वो होलसेल लेंडिंग का जो बुक है ना, रियल एस्टेट के अंदर ये लोग जो लेंडिंग करते थे वो कॉन्स्टेंटली रिड्यूस कर रहे हैं और रिटेल के ऊपर लेंडिंग के ऊपर मैक्सिमम फोकस कर रहे हैं। और अगर आप इनके आरएम्स देखोगे तो आरएम्स भी ये लोग बहुत ज्यादा फास्ट इंक्रीज कर रहे हैं। तो जेएम के अंदर भी जो है सेम स्टोरी प्ले आउट हो रही है, मतलब एडेलवाइस और जेएम जो है लगभग सेम ही लगते हैं, जहां पे ये चीजें जो है ना स्पेशल सिचुएशन वाली चीजें प्ले आउट हो रही है। लेकिन जेएम के अंदर तो बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, पूरा बिजनेस के अंदर शिफ्ट हमें देखने मिल रहा है। आपके एडेलवाइस के अंदर अगर आप देखोगे तो स्पेशल सिचुएशन हमें प्ले आउट होते हुए देखने मिल सकती है, जहां पे डी लिस्टिंग होगी, वापस आईपीओ आएगा किसी कंपनी का, किसी सेगमेंट का अगर आप देखोगे तो स्टेक सेलिंग होगा। तो ये सारी चीजें हमें एडेलवाइस के केस में देखने मिल सकती है। और जिस तरीके से इन्होंने नुआमा के केस में वैल्यू अनलॉकिंग की, उस तरीके से हमें बाकी डिविजन्स के अंदर भी जो है देखने मिल सकता है, ऐसे मेरी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगेन हमें चीजें ट्रैक करनी पड़ेगी इंडिपेंडेंटली। तो एनबीएफसी वाले डिवीजन के अंदर अगर आप देखोगे तो अगेन ये लोग आपके रिटेल लोन बुक पे फोकस कर रहे हैं। होम फाइनेंस के अंदर इनका टारगेट है कि इन्हें डबल डिजिट आरओई जो है अचीव करना है। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर ये कर लेते तो इसको होम फाइनेंस वाले डिवीजन को हाईयर वैल्यूएशन मिल सकती है। इंश्योरेंस वाला डिवीजन अगर आप देखोगे जूनो जनरल इंश्योरेंस वाला, तो ये एक्सपेक्टेड है कि FY27 तक जो है हमें इनका जनरल इंश्योरेंस वाला बिजनेस और लाइफ इंश्योरेंस वाला बिजनेस जो है ब्रेक इवन करते हुए देखने मिले। तो ये भी जो है इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है बिजनेस के बारे में। अब इसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी ने जो है अपने इक्विटी एयूएम के लिए म्यूचुअल फंड वाले डिवीजन की जब मैं बात करता हूँ तो 20-25% का गाइडेंस दिया हुआ है। इसके साथ साथ ये लोग आपके थर्ड पार्टी रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी फोकस कर रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी जो है ये लोग यूज करना स्टार्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें इक्विटी एयूएम के अंदर जो है कंपैरेटिवली फास्टर ग्रोथ देखने मिली है कंपनी के केस में। इस रीजन से हमें कंपनी के केस में अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन भी अगेन इनका जो म्यूचुअल फंड वाला डिवीजन है वहां पे बेटर होते हुए देखने मिल रही है। जब आप इस डिवीजन को कंपेयर करोगे बाकी डिवीजन से, तो जैसे कि HDFC AMC आ जाता है, निपॉन AMC, आदित्य बिरला और UTI से अगर आप कंपेयर करोगे तो पैट एज परसेंटेज ऑफ AUM देखोगे तो अभी भी एडेलवाइज का पैट एज परसेंटेज ऑफ AUM जो है इन कंपनी से बहुत छोटा है। तो जैसे जैसे इनके AUM बेस के अंदर इक्विटी स्केल अप होगा और ओवरऑल AUM ग्रो करेगा, हमें यहाँ पे चीजें जो है बेटर होते हुए देखने मिलेगा। अब यहाँ पे वेस्ट ब्रिज ने भी स्टेक एक्वायर करा हुआ है, तो अब हमें वो देखना है कि वो क्या लेकर आता है इस बिजनेस के अंदर नया।
तो इधर अगर आप वैल्यू करोगे तो आप सिंपली इक्विटी वाले के लिए 3 to 4% ऑफ मार्केट कैप टू AUM ले लेना और डेट के लिए 1.5% to 2% के आसपास ले लेना। तो ये बनकर आती है बिजनेस की बात। अब ARC वाले बिजनेस के केस में अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ने अभी क्या किया है कि आपके होम लोन्स, SME लोन्स, ये सारे सेगमेंट के जो छोटे छोटे एसेट्स है ना, उनके ARC पे ज्यादा फोकस कर रहा है। ये लोग बड़े लोन जो है ना अभी नहीं ले रहे, क्योंकि RBI ने भी आई थिंक इन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया था कि आप लोग बड़े लोन्स के अंदर जो है हाथ नहीं डाल सकते। तो ये ARC वाले बिजनेस के अंदर हो रहा है। तो अब ये लोग छोटे लोन्स के अंदर जो है, जो छोटे NPAs होते हैं वहां से डील कर रहे हैं। तो पहले आप जब बड़े लोन्स के अंदर होते हो तो आपका अगेन वहां पे थोड़ा रिस्की भी हो जाता है रिकवरी करना। छोटे लोन्स के अंदर अगर आप देखोगे तो आपका रिकवरी भी जो है कंपैरेटिवली फास्टर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिकवरी करने का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। जब आप बड़े लोन्स के अंदर काम करते हो तो आपको वो सेटलमेंट करना पड़ता है वहां पे बहुत ज्यादा। तो इधर क्या वैल्यू अनलॉकिंग हमें जो है देखने मिल सकता है। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ARC वाले बिजनेस के अंदर, तो चीजें आपके NPL साइकिल पे डिपेंड करेगी। तो एज ऑफ नाउ NPA साइकिल यार ठीक ठाक चल रही है, बट आगे जाकर एक बार क्रेडिट ग्रोथ अच्छी आ गई सिस्टम के अंदर तो ये साइकिल हमें स्लो होते हुए देखने मिल सकती है। NBFC वाला डिवीजन अगेन आप किस तरीके से वैल्यू करोगे इसको, तो आप 1 का प्राइस टू बुक दे सकते हो, क्योंकि आपके यूग्रो कैपिटल और आपके इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के लेवल पे ही आता है ये बिजनेस। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ग्रोथ देखोगे तो अगेन AUM भी इनका बहुत छोटा है और कोई खास ग्रोथ भी नहीं है इनके NBFC वाले बिजनेस के अंदर। और ये लोग कोल लैंडिंग वगैरह के थ्रू जो है मैक्सिमम ग्रोथ करते हैं, SME पे फोकस कर रहे हैं और यहाँ पे जो है आपके रिटेल लेंडिंग पे फोकस कर रहे हैं, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब SOTP वैल्यूएशन के ऊपर आ जाए अगर हम कंपनी के केस में, तो यहाँ पे आप किस तरीके से कंपनी को वैल्यू कर सकते हो। अल्टरनेटिव्स के लिए आप सिंपली इनका जो पैट FY25 का उसको 25 to 30 टाइम्स का मल्टीपल दे दो, वहां पे कंपनी का 100% ओनरशिप है। तो यहाँ पे इनका वैल्यू जो है ना 58 से 69 बिलियन रुपीस के आसपास का बनकर आता है। म्यूचुअल फंड के केस में अगर आप देखोगे तो एज परसेंटेज ऑफ AUM आपको वैल्यू करना पड़ेगा। तो इक्विटी को 3 to 4 दे देना, डेट को 1.5 to 2 दे देना। तो इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड बिजनेस को वैल्यू कर दो। ARC को 12 से 15 का आप PE दे सकते हो, क्योंकि अगेन इस बिजनेस को लो वैल्यूएशन मिलती है। आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे आप 12 से 15 की जगह आप 9 से 10 का भी PE दे सकते हो ARC बिजनेस को, जो कि कंजर्वेटिव भी लगता है मुझे और राइट भी लगता है। तो इस वाले बिजनेस के अंदर अगेन ये लोग 60% ओन करते हैं। म्यूचुअल फंड वाले डिवीजन के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो वेस्ट ब्रिज से इन्हें कैश आया ना, वो आपको अकाउंट करना है। 450 करोड़ का जो अभी सेल हुआ है और 15% का स्टेक इन्होंने सेल किया हुआ है। तो वो चीज आप म्यूचुअल फंड वाले बिजनेस को जो है ना, वेस्ट ब्रिज ने जो वैल्यूएशन दिया है ना, वो भी आप कंसिडर कर सकते हो पूरे बिजनेस के लिए। फिर NBFC वाला बिजनेस अगेन 1 टाइम्स से प्राइस टू बुक देना कोई सेंस नहीं बनाता है उसके ऊपर। 1.5 तो मुझे बहुत ही एक्सपेंसिव लगता है। और यहाँ पे नीडो होम फाइनेंस अगर आप देख रहे हो तो 2x का प्राइस टू बुक अगेन आप अज्यूम कर जो है वैल्यूएशन कर सकते हो। अब आप पूछोगे यार नंबर्स कहाँ से लेने आयुष, ये सारी चीजें यार मैंने बहुत डिटेल के अंदर आपको जीरो टू हीरो के अंदर सिखाई हुई है कि किस तरीके से आप कोई भी सेक्टर के बिजनेस को जो है वैल्यू कर सकते हो। सिंपली आप यहाँ से नंबर्स ले सकते हो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो यहाँ पे आपको लोन बुक का साइज और पैट वगैरह जो है कंपनी कितना करती है वो दिया हुआ है। तो यहाँ से आप नंबर्स लेकर जो है चीजें कर सकते हो। मैंने आपको बता दी कि कौन से सेगमेंट के अंदर आपको किस तरीके से वैल्यू करना है। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस वाला बिजनेस है, वहां पे आपको प्राइस टू एम्बेडेड पे फोकस करना है। तो वहां पे आप 1 टाइम का ले सकते हो, 1 टाइम्स या 1.1 टाइम्स के आसपास का। और अगेन इनका जो जनरल इंश्योरेंस वाला बिजनेस है वहां पे आप 1 टाइम्स का प्राइस टू बुक ले लो और उस हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या वैल्यू बनकर आती है बिजनेस की और क्या वैल्यू अनलॉकिंग जो है हमें बिजनेस के अंदर देखने मिल सकती है और क्या मार्केट कैप हमें देखने मिल सकता है। एक चीज है कि ये सारी चीजें करने के बाद आपकी जो भी वैल्यू बनकर आती है ना कंपनी की, अब एज एडलवाइज इज अ होल्डिंग कंपनी, तो कंपनी को अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी मिलता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो किसी भी होल्डिंग कंपनी को 40-50% के आसपास का डिस्काउंट आता है। तो ये चीज आपको देखनी है। तो मोटा मोटा एडलवाइज के अंदर जो है हमें टर्न अराउंड देखने मिल रहा है। स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग, बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग का केस क्या है, ये है स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग का केस। तो ये जो है आप पढ़ सकते हो अभी इस टाइम पे, इंटरेस्टिंग कंपनी है और ये राइट टाइम है कंपनी को पढ़ने का। अगेन मैं भी कंपनी को पढ़ रहा हूँ, अगेन डिस्क्लोजर दे देता हूँ, आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी। तो ये अभी मैं भी रीड ही कर रहा हूँ। जेएम फाइनेंशियल मुझे इंटरेस्टिंग लगता है अगेन, क्योंकि जेएम फाइनेंशियल के अंदर भी जो है हमें चीजें जो है ना चेंज होते हुए देखने मिल रही है। तो जेएम फाइनेंशियल के ऊपर भी बहुत डिटेल वीडियो जो है आपको चैनल पे मिल जाएगा। ओवर 30 मिनट्स का वीडियो है जहाँ पे आपको कंपनी के बारे में कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। तो ये रिसर्च डेस्क वाला चैनल है हमारा, आयुष मिर्दा रिसर्च डेस्क वाला, वहां पे जो है आप चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे आपको राइट आइडिया मिलेगा कि आप इस बिजनेस को जो है किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हो।
तो ये बनकर आती है बात। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करना, कंटेंट पसंद आया चैनल सब्सक्राइब करना। और इसके अलावा दोनों मास्टर क्लास का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। 31 दिसंबर के पहले जो है दोनों के लिए जो है जल्द से जल्द रजिस्टर कर लेना। 0 to हीरो का प्राइस जो है 3499 से 4999 हो रहा है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का 1499 से 1999 हो रहा है। तो इसके पहले प्राइस इंक्रीज हो जाए, जल्द से जल्द रजिस्टर कर लो। और ये वाले प्राइस को जो है बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि एक बार इंक्रीज हो जाता है तो मैं भी जो है आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और ये राइट टाइम है जब आप जो है खुद के अंदर जो है इन्वेस्ट करो, खुद के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ, अच्छी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करो और बुल मार्केट के अंदर जो है मैक्सिमम पैसा बनाओ। क्योंकि यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको सारी कंपनीज का लाइव एग्जांपल लेकर सिखाया हुआ है। तो ओवर 600 प्लस कंपनीज मैं ट्रैक करता हूँ। तो आप ये दोनों मास्टर क्लास देखोगे ना, आपको ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ने की ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको जो कंपनीज मैं ट्रैक करता हूँ उनके बिजनेस मॉडल के बारे में भी बहुत सीखने मिल जाएगा। तो आपका आधा काम तो यहाँ पे ही हो गया। बस फिर आपको कंपनीज को ट्रैक करना है, जैसे मैंने आपको फ्रेमवर्क दिया हुआ है उस तरीके से। तो आपका काम भी बच जाता है, टाइम भी बच जाता है। तो अब आप सोचो कि यार आपको YouTube पे टाइम वेस्ट करना है, आपका पूरा बुल मार्केट वेस्ट करना है, या फिर आपको 30 आवर्स के अंदर जो है चीज़ें सीखनी है। और आप दोनों मास्टर क्लास के लिए जो है एनरोल कर सकते हो। लिंक कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, पिन कमेंट के अंदर है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है। प्राइस हाइक के पहले ले लेना, यही मैं आपको बोलूंगा। ऑन दिस नोट आयुष मिर्जा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि अगली कौन सी कंपनी जो है हम लोगों को डिस्कस करनी है, कौन से सेक्टर पे जो है आपको वीडियो चाहिए। ट्राई करूंगा जैसे टाइम मिलता है जल्द से जल्द कवर करने के लिए ट्राई करूंगा। कोई डाउट्स हो गए तो अगेन कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, आपके सारे क्वेरीज सॉल्व कर दूंगा मैं। ऑन दिस नोट आयुष मिर्जा साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। और एक बार यार फीडबैक भी देना कि कैसा लगा वीडियो। और क्योंकि ऐसा है कि यार वीडियो बनाता हूँ, कई बार कमेंट सेक्शन में कई बार कमेंट्स रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ मैं, लेकिन पढ़ता सारे कमेंट्स। तो ज़रूर फीडबैक दे देना आप लोगों का।